नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 2। दोस्तों ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किया है ये आप लोग के बार बार एग्जाम में पूछे गए सवालों में से है। और ये क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लेते हैं तय मानिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाते चलूं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या पूछा गया, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। परिवार, उपभोक्ता। परिवार दैट मीन्स किससे मतलब है दोस्तों, उपभोक्ता से। कंपनियां दैट मीन्स दोस्तों निर्माता और बाजार से। और राज्य जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को विनियमित करता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। फैमिलीज, कंज्यूमर कंपनीज दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स एंड स्टेट विच थ्रू वेरियस मैकेनिज्म रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में से है और इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेके आऊं और हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके काफी सारे स्टूडेंट्स ने 90+ स्कोर किया है इकोनॉमिक्स में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं और भी बेहतरीन वीडियोज लाऊं आप लोग के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट है दोस्तों 200, अगर 200 लाइक हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों तय मानिए कि नेक्स्ट सेट भी आप लोग के लिए आएगा। ठीक है, और इसके बाद के भी सेक्शंस जो है वो भी बनाए जाएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल में से है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, डिफाइन नेशनल इनकम। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मैंडेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ अकाउंटिंग ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय का परिभाषा, आपको यह लिखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। समय काफी कम है, हम लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नगद निधि अनुपात से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है बैंकिंग का तैयारी करेंगे, तो बैंकिंग के सवालों में से ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका पूछा गया है CRR ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, याद रखिएगा। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं नगद निधि अनुपात। तो दोस्तों इसके बारे में पूछा गया, तो क्या लिखेंगे आंसर, नगद कोष अनुपात या इसी को हम नगद निधि अनुपात कहते हैं, के अनुसार बैंकों को अपने शुद्ध मांग एवं स्वाधि जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो CRR banks have to keep certain percentage of their net demand and fixed deposits with the central bank। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग का सवाल पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन तय मानिए आप लोग का एग्जाम में 100% श्योर है पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो सरकारी बजट से क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 1 फरवरी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, आप लोग अभी जानते हैं, और इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि बजट जो है आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब इसके बाद हमारे झारखंड सरकार स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है बजट पेश होने वाला है, तो हम लोग को बजट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम पे। तो यहाँ पे पूछा गया सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट। तो क्या लिखेंगे दोस्तों आंसर में, सरकारी बजट एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो सरकार की वित्तीय नीतियों की व्याख्या करने के लिए तथा उनके अनुसार वित्तीय नीतियाँ जो है बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट टूल विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक फाइनेंशियल पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्व प्राप्तियों से प्राप्तियां सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो
तो ये दोस्तों हम जो आंसर्स लिख रहे हैं ये आपको एक जो है वाक्य में ही आंसर को देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग को उसी हिसाब से आंसर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसीव्स, दिस रिसीव्स आर द एस्टिमेटेड रिसिप्ट टू बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं अपने, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी अगर अकाउंट है तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो में अगर 200+ लाइक हो जाती है तो तय मानिए इसके बाद नेक्स्ट जो सेट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, समग्र मांग क्या है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो ये भी हमें एक वाक्य एक सेंटेंस में आंसर को देना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग से है। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका आंसर में लिखना है। दोस्तों खंड अ से जो है आप लोग का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हमने अभी तक 6 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। अब दोस्तों 7वां नंबर का भी आंसर देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें से जो आंसर आपको 5 आता हो अच्छे से, जिसको आप लिख सकते हैं, उसे ही एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा गया। एक शब्द में आंसर एक वाक्य में आंसर देना है, तो आसान भाषा में यहाँ पे हम आंसर को दे सकते हैं। व्यापार संतुलन से तात्पर्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात में अंतर से है। ठीक है, सीधा सीधे आंसर है इसका। ठीक है, वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ फॉर्मूला है, कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बीओटी शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को बीओटी, वीएक्स माइनस वीएम। वीएक्स यहाँ जहाँ पे ये वीएक्स जो है किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, याद रखिएगा, निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य को, और वीएम जो है आयात की गई वस्तुओं के मूल्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका सेक्शन 1 कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जिससे काफी ज्यादा एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम आ चुके हैं खंड ब, जो कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट 15 अंक इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। कैसे दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि खंड ब में जो है हर एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना अंक दिया जाएगा दोस्तों, 3 अंक दिए जाएंगे, और टोटल कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी टोटल आपका कितना हो जा रहा है, 3 5 आपका हो गया 15। तो 15 अंक जो है दोस्तों इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1929 की महामंदी की स्थिति थी। 1929 में जो है क्या थी, महामंदी की स्थिति थी, जिसने यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को जो है बुरी तरह से प्रभावित किया था। यह 10 वर्ष तक जारी रही। आय में कमी के कारण समग्र मांग में, एग्रीगेट डिमांड में जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, गिरावट आया था। ठीक है, अत्यधिक गिरावट आई थी, जिससे क्या हो चुका था दोस्तों, गरीबी का जो है दुष्चक्र इसके कारण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये दोस्तों इसके बारे में काफ़ी लंबा हिस्ट्री है, अगर पढ़ाएंगे तो एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये 3 अंक वाले में आपको इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी दोस्तों यहाँ पे आंसर को लिख दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइम कम है, हम लोग को आगे के और भी क्वेश्चंस देखने हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डिस्क्राइब एनी वन डिमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम क्या आता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, दोस्तों याद रखिएगा, एक आप लोगों ने कहावत सुना है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो एक शेर में जो चीज़ लिया गया, एक ही शेर में वो चीज़ दिया गया। ठीक है, किसी चीज़ को देने के बदले में कोई और चीज़ लेना। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता था, दोहरे संयोग का जो है अभाव देखने को मिलता था। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस जो है इसमें देखने को मिलता था। इच्छाओं के दोहरे संयोग का होना जो है इसमें कठिन होता था। इसका अर्थ है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मालिक के लिए बहुत कठिन होता था कि वह ऐसे वस्तु को ढूंढे जिससे वस्तु एवं सेवाओं की, जिससे जो है वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता हो, उस वस्तु की। ठीक है,
तथा जिसके पास वस्तु और सेवाएं क्या हो, उपलब्ध हो, जिनकी आवश्यकता व्यापारी को है। मतलब आपके पास जो सामान है, अगर आप किसी के पास चावल ले जा रहे हैं तो आपको जो है एक सेर अगर चावल दे रहे हैं तो एक सेर जो है आपको आटा वाले जिसको जरूरत होगा उसको ढूंढना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सामान को वितरण करना होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसमें देखा जाता था। तो ये आपको किसी एक दोस्त का वर्णन करने के लिए कहा गया है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे आंसर को लिखा गया दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाइए, इलस्ट्रेट डायरेक्ट टैक्स विथ एग्जांपल। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब कर के भुगतान की देयता तथा कर का भार समान व्यक्ति पर होता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो है आय जो है इनकम क्या है, प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इस कर को जो है भुगतान करने की देयता उसकी है जिसे आय प्राप्त होता है, यानी जिसका इनकम लेवल जो है, इनकम जो सबसे ज़्यादा कमाएंगे। गवर्नमेंट का एक लिमिट होता है दोस्तों, अगर उस लिमिट से आप क्या ज़्यादा इनकम करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अभी जो है जो बजट पास हुआ है उसमें आप जानते हैं कि 7 लाख तक अगर किसी का इनकम है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इनकम पर जो है टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर 7 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम है तो उसे सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये पहले 3 लाख था, फिर अभी आपका 4 लाख, फिर 5 लाख हुआ, और इस साल जो है 7 लाख तक का जो इनकम कर रहे हैं उनको छूट दिया गया कि अगर 7 लाख तक किसी का इनकम है तो उन्हें कोई भी टैक्स जो है उनके इनकम पर नहीं लगेगा। लेकिन 7 लाख से अगर ज़्यादा किसी का इनकम है तो उसे टैक्स देना होगा। ठीक है, सालाना। तो इस का भार जो है, इसका भार भी उसी पर पड़ता है, किसको, जो इनकम कर रहा है उसी के ऊपर ये टैक्स लगता है, तो वही डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है, उसी पर डायरेक्ट चार्ज होता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इस कर के भार को किसी और पर नहीं खिसकाया जा सकता, किसी और पर चार्ज नहीं किया जाता है, जो इनकम कर रहे हैं उसी पर यह चार्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के कुछ अन्य उदाहरण क्या है, जैसे आपका उपहार कर हो गया, धन कर हो गया, निगम कर आदि। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कौन कौन सा, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है, कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप लोग जानते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है दोस्तों। ये जो है आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये 3 से 5 अंक दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो डिफाइन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स जो है, इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया सवाल में से। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाइए, इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ है बड़ा से तात्पर्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की एक ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि अर्थव्यवस्था को समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है। ठीक है, जो कि क्या है, अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चर से संबंधित है। देखिए, व्यष्टि में जो है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में समग्र आर्थिक इकाई के चरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण के लिए याद रखिएगा, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय इसमें शामिल होगा। तो अगर आपका एग्जाम्पल में पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाए कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें से समष्टि अर्थशास्त्र का कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं, तो याद रखिएगा, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर और राष्ट्रीय आय। ठीक है, आदि जो है ये कहलाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, समग्र मांग के घटकों को लिखिए, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मांग से है। याद रखिएगा, एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग से है। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो समग्र मांग के घटक के बारे में पूछा गया, तो पहला है गृहस्थ अथवा निजी उपभोग मांग।
पहला याद रखें गृहस्थ अथवा निजी उपभोग मांग, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में हाउस होल्ड और प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? सी से। इसका तात्पर्य गृहस्थ द्वारा वस्तु एवं सेवा पर किए जाने वाले कुल व्यय से है। इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों? याद रखिएगा, उदाहरण के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, पुस्तक, फर्नीचर, चिकित्सा आदि। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद रख लीजिएगा फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, बुक्स, फर्नीचर, मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें दोस्तों और भी सेकंड पॉइंट देख सकते हैं क्या है, निवेश, निजी निवेश मांग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसका तात्पर्य निजी उद्यमियों द्वारा नई पूंजीगत संपत्तियों जैसे मशीन, इमारतें, कच्चा माल बनाने पर किया गया योजनाबद्ध व्यय से है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, क्या क्या आएगा इसमें, सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवाओं के लिए सरकारी मांग। इसका तात्पर्य समाज की आय अथवा सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं के क्रय सरकारी योजनाबद्ध क्रय से है। इसमें क्या आ जाएगा? स्कूल आएगा, परिवहन, अस्पताल, सड़कें, बिजली आदि सम्मिलित होगा। ठीक है, तो इसको हम जो है क्या याद रखेंगे, गवर्नमेंट बजट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा या 1 मार्क्स वाले में, 2 मार्क्स वाले में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो है आपका याद रखेगा, ये 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और 3 मार्क्स में भी। तो यही आंसर आपको लिखना है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो सभी इंपॉर्टेंट रखता है इसके आंसर के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे जो देख रहे हैं, लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है, शुद्ध निर्यात मांग, यानी निर्यात से जो है आयात का वैल्यू को माइनस करके शुद्ध निर्यात मांग को निकाला जाता है। नेट एक्सपोर्ट डिमांड कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को डिनोट करेंगे एक्स से और इंपोर्ट को डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, तो एक देश के निर्यात एवं आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात जो है कहते हैं। यह विदेशी विनिमय दर, व्यापार शर्तें, व्यापार नीति, भुगतान संतुलन की स्थिति आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, पोजीशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक्सेट्रा जो इस पर निर्भर करता है। तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपको इसके आंसर में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 14 जो है क्या पूछा गया, भुगतान शेष के चालू खातों के घटकों को लिखिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं राइट द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कंपोनेंट पूछा गया किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, BOP। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था BOT, अब पढ़ रहे हैं BOP। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वस्तुओं के आयात तथा निर्यात। चालू खाता जो है मदों में आयात तथा निर्यात को प्रदर्शित करता है, जैसे इसके अंतर्गत आएगा गेहूं, चावल, मशीन आदि। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सेवाओं का व्यापार तथा निवेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होने वाली मुख्य सेवाएं जैसे जहाज, परिवहन, बीमा तथा बैंकिंग सेवाएं इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका कंपोनेंट का, कि एक पक्षीय हस्तांतरण वे निजी वस्तुएं जिनमें उपहार, दान आदि शामिल है अथवा अधिकृत जिसमें विदेशी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता, दान, UN तथा WHO द्वारा, UN का फुल फॉर्म आप लोग नीचे बताइएगा और WHO का फुल फॉर्म बताइएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, द्वारा योगदान को शामिल होता है, इसके द्वारा जो योगदान होता है वो शामिल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका जो मैंने अभी बताया वो इंग्लिश में दिया गया। पहला पॉइंट जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, सर्विस एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो आप लोग इंग्लिश में भी लिखा गया, वो जो बातें मैंने बताई उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है जितने भी 14 क्वेश्चंस आप लोग को बताए गए हैं, इसमें अभी इस सेक्शन से जो है आप लोग का टोटल करवा दिएगा, फर्स्ट सेक्शन से भी आप लोग का टोटल क्वेश्चंस को करवा दिया गया। अगर वीडियो में आप लोग का ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला, ठीक है, 100 से अधिक कमेंट्स रहे, आप लोग का अगर डिमांड रहा कि सर आगे के वीडियोस लाइए, आगे भी और मॉडल से क्वेश्चंस लेके आइए, तो तय मानिए कि अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स रहे तो आप लोग के डिमांड पर नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। ठीक है, तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट जाके मैसेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे ट्विटर में भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग आगे चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए और भी मेहनत करूँ और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा दबा के, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।